ये सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे लोग पता क्या बात करते हैं। कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें भी किसी ने ये कहा कि GBO भी फ्लॉप है। हिशाम सरवर साहब भी कह रहे थे कि हमने पेपाल को पाकिस्तान में लेके आना है, उसके रेलेवेंट भी हमने कैंपेन चलानी है। ऐसी चीज़ें रिवील नहीं की जाती, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हैं। कि आपने जिस वेंडर के साथ भी डील करनी है उसकी जो मुद्दत है वो कमो बेश 1 साल होनी चाहिए। क्यों क्वेश्चन किया कि भाई मेरे पास पेपाल का अकाउंट नहीं है, हम डेली 1000 क्लाइंट को ईमेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्कन। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बस कोशिश ये करें कि वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जिनके बारे में आपको बेहतर तरीके से मालूमात नहीं है। क्योंकि आप लोग जो सवालात करते हो उनके वक्ती तौर पर मैं जवाब तो दे देता हूँ थोड़ा सा जो भी होता है, लेकिन कमेंट में कह लें कि वो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता जिस तरह से जो सामने कैमरे के आगे सामने आके एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है, ये कदम मैंने उठाया कि जो जितने भी आप लोगों ने सवालात किए हैं आज तक, इंशाल्लाह मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूं। सवाल तो सिर्फ एक बंदा करता है, लेकिन जो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो बहुत सारे लोगों को होती हैं, सेम प्रॉब्लम आ रही होती हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि मैं जितने भी सवालात उनके जवाब दूँ और आपके जो मसाइल हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में मुझसे हर वो बात पूछें जो आपके जहनों में है, जो सवालात आप पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछें। क्योंकि हमारी एक सीरीज़ अब चल चुकी है, हमने एक चीज़ का आगाज़ कर दिया है, तो अब इसमें हर तरह का जो सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा। और जो सवाल आपके जहन में जो भी बात आती है वो मुझसे पूछें, क्योंकि आज भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा, हो सकता है कल भी वीडियो या परसों आए। तो जो आपके जहनों में सवाल हैं वो मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उनकी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर एक सवाल का जवाब दूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपके साथ मैं आज तीसरा लेक्चर जो था वो शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन कौन से सवाल आते हैं। आप लोगों ने तो रीड किए होंगे, लेकिन मैंने रिप्लाई भी किए हैं और आज इंशाल्लाह उनका जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो भी करके दिखाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 3 है। ये मेरे सामने लैपटॉप है। सबसे पहले इकराम सईद हैं जी, उन्होंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि हम जब गूगल में साइट्स निकालने के लिए लिखते हैं राइट फॉर अस प्लस कुछ भी यानी कि लिखते हैं, तो हम एक एक ईमेल फाइंड करते हैं, यानी कि वेंडर का एक एक ईमेल निकालते हैं। एक एक ईमेल निकालने के बाद हम एक एक को अलग से ईमेल सेंड करते हैं। तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम एक ही मरतबा सारी ईमेल्स निकाल लें और एक ही मरतबा उसमें एक ही मेल में रख के सबको मेल कर दें, जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सही साहब, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि काम कोई भी है, कोई भी काम, उसमें हमें मेहनत करना पड़ती है। स्टार्टअप लेने के लिए हमें इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारे आने वाले जो दिन हैं वो हमारे लिए आसान बन जाए, उन दिनों में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। तो उसके लिए शुरू में हमें मेहनत करना पड़ती है। हमें डेटा इकट्ठा करने के लिए ऐसे मराहिल से गुज़रना पड़ता है, ये जो तरीके इनको अपनाना पड़ता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम ईमेल निकाल के एक मरतबा ईमेल निकालें और एक मरतबा सेंड कर दें। आप एक एक करके ईमेल निकाल तो सकते हैं और उसके बाद आप एक ही मेल में सबको रख के सेंड कर देंगे, लेकिन उससे आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, एक ही ईमेल में जब आप मैसेज रख के सबको फॉरवर्ड करेंगे, सेंड करेंगे एक ही मैसेज, तो जब सबके रिप्लाई आना शुरू हो जाएंगे वो सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा किसके साथ मैंने क्या डील करनी है, किस वेंडर से मैंने 30 में ली थी, किससे मैंने 40 में ली थी। और बस अगर होता ही है कि जब आपको किसी साइट की ज़रूरत होती है ना, तो अगर आप अपनी जीमेल में सर्च करते हैं तो सर्च करने पर शो नहीं होती। बस अगर होता है ऐसा, और साइट्स हमारे पास मौजूद भी होती है लेकिन शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने एक ईमेल में 1, 2, 3 बल्कि 20-30 लोगों के साथ हम डील कर चुके होते हैं एक इनबॉक्स में। तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा होता कि फ़लाने बंदे के साथ हमारी बात क्या चल रही है, हमने उससे पहले कितनी प्राइस लगाई थी, अब हमने क्या लगाना है। तो ये जो शॉर्टकट हैं, खुदा के लिए इन शॉर्टकट को छोड़ दें। काम अगर आपने करना है तो फिर आप दिल लगा के काम करें, मेहनत से काम करें। जो कदम आपने उठाया है इस फील्ड में आने का, इसलिए कि आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें, अर्निंग कर सकें, तो
उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा ताकि आप कुछ ना कुछ पैसे कमाने के अहल हो जाए। तो काइंडली आप ऐसे शॉर्टकट को छोड़ें और प्रॉपर काम की तरफ आएँ। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हुमा इरफान का है। वो कहती हैं कि हम जब एसईओ क्रैक में वेबसाइट्स को चेक करते हैं, साइट्स का एनालिसिस करते हैं, तो वो सिर्फ 10 साइट्स अलाउ करता है, 10 साइट्स अलाउ करता है। तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम डेली में 10 से ज़्यादा साइट्स का एनालिसिस कर सकें। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आप 24 घंटों के अंदर आप 40 से 50 साइट्स का एनालिसिस कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके लिए आपको शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि मेहनत क्या, 10 से 15 मिनट आपके लग जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका जो टाइम है वो नहीं लगेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे देखें कॉर्नर पर ये आपकी प्रोफाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखें, ये देखें कितने सारे जो अकाउंट बने हुए हैं, यानी कि ये सारे के सारे टैब है। तो डिफरेंट, यानी कि अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखें, ये एक प्रोफाइल है जिसमें मैं क्या चला रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ, और यहाँ पे देखें आपके सामने क्या है, एसईओ क्रैक आ रहा है। ठीक है, ये मैंने अलग से लॉगिन किया है। उसके बाद मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, इस अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ। अब देखें इसमें मैंने कितने सारे टूल ऐड कर रखे हैं। देखें एसईओ क्रैक भी आ रहा है, उसके बाद ईमेल हंटर भी आ रहा है, इसी तरह के और बहुत सारे टूल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से साइन अप किया हुआ है, यानी कि लॉगिन कर रखा है। और जब इससे लिमिट मेरी ख़त्म हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले टैब में चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने अलग से एसईओ क्रैक को ओपन किया हुआ है। वहाँ पे जाकर मैं 10 साइट्स का एनालिसिस कर लेता हूँ। ये एक ही मरतबा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट में चले जाएँ, यहाँ पे देखें ऐड अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे आके आप अकाउंट बनाएं और अपनी एक ईमेल लगा दें, और यहाँ पे भी एक एसईओ क्रैक कर लें, और 3-4 टाइप में कर लें, और डेली भी आप 30 से 40 साइट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि बताई नहीं जाती, मैं बस आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पर काम भी करते हों। तो ये वाला मेथड आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे जितनी ज़्यादा साइट्स का एनालिसिस कर लें, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आरएफ वगैरह ख़रीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप आरएफ ख़रीदते हैं जो प्रॉपर है, अगर मार्केट में तो बहुत सारे लोग आपको देते हैं 1000 में या 1500 में, इतने में देते हैं। तो अगर वैसे आरएफ को ख़रीदा जाए प्रॉपर तो वो $100 का आपको मिलेगा 1 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑफिशियल वीडियो की तरफ से। वो कहते हैं कि भाईजान जो जीबीओबी में वेंडर्स हैं उनको हम कैसे तलाश करें और क्लाइंट को कैसे तलाश करें, इनका जो मुआवजना है इनका मुझे बेहतर तरीके से बता दें, इनका कैसे पता चलेगा। क्योंकि मुझे पता है आजकल मुझे मैसेज भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लोग जो हैं वो जो वेंडर्स हैं ना, वेंडर्स जिन पर आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जिन साइट्स पर, लोग उनको अपना क्लाइंट समझ रहे हैं, उनको अपना क्लाइंट समझकर उनको ईमेल कर रहे हैं, कौन सी क्लाइंट वाली टेम्पलेट सेंड कर रहे हैं उनको, और वो आगे से अपनी प्राइस बता देते हैं अपनी साइट रख कर। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या हमारे साथ मसला आ रहा है, वो आगे से वो प्राइस बता रहे हैं हमें, तो हमें इसका हल बता दें, ये क्या तरीका है, ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ कि जो वेंडर साइट हैं, वेंडर साइट ऐसी साइट्स होती हैं जिन पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जिन पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं या जिन पर आप आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हो। और क्लाइंट साइट कौन सी होती है? क्लाइंट साइट वो होती है जो कि अपना एक ब्लॉग तैयार करवाती है, आर्टिकल एक लिखवाती है, अपनी जो प्रोडक्ट होती है उनकी उसका वो लिंक लगवा के वहाँ पे पब्लिश करवा देती है। अभी मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मैंने लिख लिया राइट फॉर अस प्लस टेक। ठीक है जी, राइट फॉर अस प्लस टेक लिख लिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ से एक वेबसाइट को ओपन कर लिया, ये देखें इस तरह। अब मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ क्लाइंट साइट के कैसी होती है। यहाँ पे देखें जी, ये जो पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं आपके सामने, ये सारी ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये साइट्स पर, ये सारा तो ये है एक ब्लॉगिंग साइट्स, यानी कि राइट फॉर अस प्लस टेक लिखने के बाद हमारे सामने जो भी साइट्स आ रही हैं, या ये देखें आ रहा है सबमिट गेस्ट पोस्ट ऑन टेक्नोलॉजी, गेस्ट पोस्ट, ये देखें, और नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है राइट फॉर अस। उसके बाद ये देखें सबमिट गेस्ट पोस्ट। ये वाली जो साइट्स होती हैं ये ऐसी साइट्स होती हैं जिन पर हमारे जो क्लाइंट होते हैं ना, जो क्लाइंट साइट होती है, वो इन साइट्स पर क्या करते हैं, आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं। हम लोगों से करवा लेते हैं या डायरेक्ट इन लोगों के पास चले जाते हैं या किसी और कंपनी के थ्रू से लगवा लेते हैं। तो ये है एक वेंडर साइट, इसको हम बोलते हैं वेंडर साइट, यानी कि ऐसी साइट जिस पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं। फ़र्ज़ करें मेरी साइट है, मेरी कोई भी साइट ले लें, फ़र्ज़ करें ये एक मेरा ब्लॉग है, आप इसे एक साइट ही समझ लें, जस्ट फ़र्ज़ ही करना आपने। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें ये क्या है, मेरी साइट आपके सामने शो हो रही है, एक ब्लॉग है, आप इसे साइट ही समझ लें। यहाँ पे देखें क्या टॉपिक वाइज सब कुछ आ रहा है।
ठीक है। अब फ़र्ज़ करिए लिखा है सामने हाउ टू राइट व्हाट्सएप इन बंगाली अ यूनिक लैंग्वेज यू शुड नो, यानी कि यहाँ पे मैं आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते रहता हूँ। ये जो ब्लॉग है आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट में। आप इस पर आर्टिकल पब्लिश करके आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। गूगल इस साइट इस आपके ब्लॉग को भी एडसेंस में अप्रूवल देगा और आप इससे भी अर्निंग करेंगे जी। यहाँ पे देखें जी आपके सामने ये आर्टिकल जो कि मैंने न्यू टैब में जिसको ओपन कर रखा है, ठीक है। ये साथ आपकी ये पिक्चर आ रही है और ये सारा इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें मेरा नाम भी यहाँ पे आ रहा है। और ये होती है वेंडर साइट, यानी कि ऐसी साइट जिस पर इस तरह से आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते हैं। जो क्लाइंट साइट होती है वो कैसी होती है, हम फ़र्ज़ करें अब यही आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर अगर कोई लिंक वगैरह लगा हो, उस लिंक को हम अगर न्यू टाइम में ओपन करें तो वो क्या होगी, हमारी क्लाइंट साइट होगी। अब यहाँ पे कोई कंपनी में ले लेता हूँ, इस कंपनी के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इस पर काम, इनके साथ आप काम कर लें। इनका बजट बहुत ज़्यादा है। ऐसी चीज़ें रिवील नहीं की जाती, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हैं। अच्छा जी, क्लाइंट साइट क्या होती है? क्लाइंट साइट फ़र्ज़ करें ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसमें इन्होंने लिंक्स कौन से लगा रखे हैं। और ये जो वेंडर साइट्स हैं ये अपने लिंक्स भी ऐड कर देती हैं इन आर्टिकल्स के अंदर। अब मैं दिखा देता हूँ क्लाइंट साइट हमारी कैसी होती है। आजकल क्रोम के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है, बहुत सारी साइट्स जो ओपन नहीं होती, पता नहीं क्यों। ओपन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये कौन सी वेबसाइट थी। ये ऐसी साइट है जिस पर क्या है जी, आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आपके सामने नज़र सारी की सारी क्या है जी, पिक्चर आ रही है, उसके साथ डिटेल इनकी आ रही है। अगर हम इनको न्यू टैब में ओपन करेंगे एक को तो सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। और ये क्या कंटेंट है जिसे हम आर्टिकल भी कहते हैं। उसके बाद अब मैंने इस आर्टिकल को थोड़ा सा देखा और यहाँ पे मैंने देखा जी क्या लिंक्स इनके अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ से मैंने एक लिंक को क्या किया, ओपन कर लिया। जैसे मैंने ओपन किया हमारे सामने क्या है, ये देखें ये एक साइट आ चुकी है। और आप ख़ुद इस साइट पर देख लें, यहाँ पे कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ। इन्होंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने सारी की सारी अपने बिज़नेस के रेलेवेंट दी है, जो भी है उनका जो भी वो काम करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखें क्या है जी, मार्केटिंग के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया, हु वी पार्टनर विद, ठीक है। और यहाँ पे देखें अबाउट अस में इन्होंने क्या बताया, मिशन क्या है इनका, मीट योर सर्च इंजन मार्केटर, यानी कि ये भी कोई अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनकी यही कोशिश है कि हमारी जो कंपनी है क्या लोगों तक जाए। तो वो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आर्टिकल पब्लिश करवाया। दो चीज़ें होंगी, एक तो ये वेंडर साइट क्या होती है, और उसके बाद क्लाइंट साइट, ये हमारी क्लाइंट साइट होती है ऐसी जो कि वेंडर साइट के अंदर जिनके लिंक लगे होते हैं उनको हम वेंडर साइट्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ईमेल्स किया करें। ये ऐसी साइट्स जिन पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको वेंडर साइट बोलते हैं। जिन आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगे होते हैं वो क्या होती हैं, हमारी क्लाइंट साइट, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक कोई पूछ रहा है कि उबर सजेस्ट का एक्सटेंशन हमने यूज़ किया लेकिन वो नेक्स्ट पेज की ट्रैफिक शो नहीं करवा रहा। तो भाईजान मुझे इस टूल के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ये कौन सा टूल है। आप ऐसा करें कि आप ऐसे को ऐप को यूज़ करें, या अगर कोई इसके रेलेवेंट और कोई टूल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो आपको हर पेज की ट्रैफिक बताएगा जो उसकी ट्रैफिक होगी। ये फैशन एंड स्टाइल है इनका जो भी नाम है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर वेंडर की तरफ से ये हमें रिप्लाई आए, वो कहे हमें एक अपना कंटेंट दो, यानी कि आर्टिकल दो जो भी आप काम करवाना चाहते हैं, तो फिर हम उनको क्या दें, उनसे क्या कहें। तो आपने सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपने उसके साथ जो डील करनी है ना, आपने वो 1 साल के लिए करनी है। यहाँ पे इस बात को आप मद्देनज़र रख लें कि आपने जिस वेंडर के साथ भी डील करनी है उसकी जो मुद्दत है वो कमोबेश 1 साल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल मार्केट में ना जो प्राइस है वो उसका कुछ पता नहीं चलता, कब अप हो रही है और कब वो नीचे आ जाती है। और आपने जब डील उसके साथ फिक्स करनी है, आपने उससे कहना है इसी प्राइस पर मैंने ये पूरा 1 साल तुमसे काम करवाना है, तुम्हें आर्टिकल जो देने हैं पब्लिश करवाने के लिए तुमने इसी प्राइस पर मुझे पब्लिश करके देने हैं। आपने उसके साथ 1 साल के लिए डील फिक्स कर लेनी है। उसके बाद आपने उसको ये कहना है कि ऐसा ना हो कि 1 साल 2 माह गुजरे 3 माह गुजरे, अगर मैं तुम्हें आर्टिकल प्रोवाइड करूं तो तुम कहो कि नहीं जिसकी प्राइस चेंज हो गई है। आपने सारी की सारी बातें उसके साथ करके डील फिक्स करनी है। और इससे ये होता है कि वो फिर पूरा 1 साल तक आपको वो उसी प्राइस में आर्टिकल वगैरह पब्लिश करके देता है।
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम उसे क्या प्रोवाइड करें अगर वो हमें पूछे। आपने उससे ये कहना है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, जब हमारे पास आर्टिकल होगा हम आपको सेंड कर देंगे, तो फिर आप पब्लिश करके दे दीजिएगा। और वेरी सिंपल। या उसे आप ये भी कह दें कि मैं एक रीसेलर हूँ, हमारे पास जब भी क्लाइंट आएगा हम उसका, हमारे पास जो उसका आर्टिकल होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये वाली चीज़ें आप उसको बता सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर इब्तिसाम अली उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर हमारे क्लाइंट की जो साइट है वो नॉन इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश नहीं है, फ़र्ज़ करें चाइनीज़ में है या किसी और लैंग्वेज में है, जापानीज़ में है, अगर जैसे कि हमारे पाकिस्तान में उर्दू की साइट्स होती हैं, इंडिया में हिंदी की साइट्स हैं, इसी तरह वो पूछ रहे हैं कि अगर हमारे क्लाइंट की साइट जो है वो नॉन इंग्लिश हो तो फिर हम उसको कौन सी साइट सेंड करें। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपने अपने क्लाइंट, आपके पास जो इंग्लिश साइट्स हैं आपने वही उसको सेंड करनी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि क्लाइंट की जब डिमांड हो, क्लाइंट अगर कहे कि मुझे जापानीज़ साइट्स चाहिए, चाइनीज़ साइट्स चाहिए, तो आपने फिर वही वाला मेथड यूज़ करना है जो कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, कि हमने जो स्पेशल डोमेन्स हैं .ua.uk.jp वाली जो साइट्स हैं वो हमने कैसे फाइंड करनी है। तो उसमें मैंने सारी डिटेल मेंशन की हुई, आप उस वाले मेथड से साइट्स जो तलाश कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को आप दे सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इस तरह की जो साइट्स हैं ना, स्पेशल जो डोमेन्स होती हैं वो हमें नहीं मिलती। पहली बात तो ये, क्लाइंट बहुत कम डिमांड करते हैं। अगर कोई डिमांड करता है तो आपने फिर उस वाले मेथड से जल्दी से कुछ साइट्स को कॉन्टैक्ट करना है और उसके बाद जो भी आपके पास जिसके साथ डील हो, एक दो साइट्स आप अपने क्लाइंट को शो करवा दें, वो फिर आपको उस पर काम दे देगा। इन चीज़ों से घबराया ना करें, बस आप काम किया करें और कोई ना कोई जुगाड़ लगा के उस पर काबू पाया करें। यहाँ पर एक और उन्होंने क्वेश्चन किया इब्तिसाम अली ने, वो कहते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी नीच से क्लाइंट निकालते हैं तो क्या हम अपने क्लाइंट को टेक्नोलॉजी की ही साइट सेंड करेंगे या कोई भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो कोशिश आप यही करें कि आप अगर प्योर टेक्नोलॉजी की साइट्स हैं, अगर वो प्रोवाइड करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मार्केट में किसी एक ही कैटेगरी को लेकर जो साइट्स बनती हैं वो बहुत कम बनती हैं। जो ब्लॉगिंग में अगर देखा जाए ना, आपने भी देखा होगा, स्पेशल अगर टेक्नोलॉजी पर आपने अगर साइट्स देखी होंगी तो बहुत कम ऐसा है, बेशक नाम उनके टेक्नोलॉजी के होंगे लेकिन उनमें बहुत सारी कैटेगरीज ऐड होती हैं। हत्ता कि वो टेक्नोलॉजी में बसाकात आपने देखा होगा हमें हेल्थ की कैटेगरी भी मिल जाती हैं, फैशन की भी मिल जाती है, जनरल भी मिल जाती है। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन आप कोशिश ये किया करें ऐसी साइट्स आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करें जिसमें टेक्नोलॉजी की कैटेगरी ऐड हो। ये जो चीज़ है मैटर नहीं करती कि जो डोमेन का नाम हो वही टेक्नोलॉजी हो, लेकिन उसमें जो भी साइट्स हो, बेशक वो आपके पास जनरल है, उसमें जो आर्टिकल्स या जो कंटेंट प्रोवाइड किया होता है, पब्लिश हुआ होता है, वो टेक्नोलॉजी का रेलेवेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे शेरोज़ मलक साहब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई मेरे पास पेपाल का अकाउंट नहीं है गेस्ट पोस्ट लगवाने के लिए, अगर वेंडर साइड को पैसे सेंड करने हो तो क्या मेथड यूज़ करें। सबसे पहले तो आप कोशिश ये किया करें, जब आप किसी भी वेंडर के साथ आप डील कर रहे होते हैं या क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें उसको एग्री करें इस बात के लिए कि हमारे पास प्यूनियर का अकाउंट है, प्यूनियर के अकाउंट में हम आप जो पेमेंट है वो मंगवाना चाहते हैं। बहुत सारे अकाउंट हैं, बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो प्यूनियर में पेमेंट सेंड क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो प्यूनियर है उसमें रिफ़ंड नहीं होती पेमेंट। अगर फ़र्ज़ करें ना, आपने अपने क्लाइंट का काम किया है, 1 माह के बाद अगर आपका लिंक रिमूव हो जाता है, आपका क्लाइंट आपसे कहता है जी कि वेंडर साइड से मेरा जो लिंक है वो आपने रिमूव क्यों करवाया। अगर आप वेंडर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके मेल का रिप्लाई नहीं करता, 1 दिन 2 दिन गुजरते हैं, तो फिर क्लाइंट क्या करता है, आपको रिफ़ंड कर देता है। यानी कि आप रिफ़ंड जो ऐसी चीज़ है जिससे आपको पैसे जो आपके पास जो क्लाइंट के पैसे थे वो वापस चले जाते हैं। तो अगर आप पैसे ना वापस करें तो आपका जो पेपाल वो बंद हो जाता है, और प्यूनियर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो क्लाइंट्स हैं वो प्यूनियर में पैसे नहीं भेजते। तो आपने कोशिश यही करनी है, अपने क्लाइंट को एग्री करना है कि वो आपको प्यूनियर में पैसे दे। अगर यहाँ पर आपको पेपाल नहीं मिलता तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के इर्द गिर्द आप जाएं, देखें कि जो आपके इर्द गिर्द सॉफ्टवेयर हाउस हैं या ऑफिस हैं ऐसे जिनमें कंप्यूटर के रेलेवेंट कुछ ना कुछ काम किया जाता है, सिखाया जाता है ऑनलाइन बेसिस पर। तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाने के बाद उनसे आप बात करें कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग में इन हैं और हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फ्री लॉन्चिंग कर रहे हैं और हमें पेपाल की ज़रूरत रहती है। तो आप अगर हम आपके अकाउंट में पेमेंट मंगवाना चाहें तो आप हमें पर डॉलर जो वो कितने में देंगे। फ़र्ज़ करें अगर आज डॉलर की प्राइस 170 चल रही है तो आप उससे डील करें कि आप मुझे 140 में दे दें, वो आपको 140 130 में दे देगा। तो बहुत है 140 130 अगर आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि आपको पेपाल मिल रहा है, वो आपकी सेंडिंग भी करेगा और जो पेमेंट आपको
दे पेमेंट आएगी वो भी आपको देगा। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो मेथड है हमारे पास वो ये है, आप अपने इर्द गिर्द में देखें आपके ऐसे दोस्त जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, या आप अपने रिश्तेदारों में देखें जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, आप उनसे रब्ता करें और उनसे कहें कि वो आपको पेपाल बना के दें। और वो जब आपको पेपाल बना के देंगे फिर आप उसकी ईमेल और पासवर्ड जो पाकिस्तान में यूज़ कर सकते। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपके वहाँ पेपाल का इशू नहीं है, आप लोग तो आपकी कंट्री में तो पेपाल है, हमारे पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। तो मैं सर ये जस्ट पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में पेपाल का इशू रहता है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त से कहें कि अगर उसका कोई भाई बाहर है या कोई रिश्तेदार है तो उससे रिक्वेस्ट करें कि पेपाल बना के और उसका ईमेल और उसका जो पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर दे। अगर आपका दोस्त वगैरह नहीं है तो आप फिर अपने रिश्तेदारों में देखें, हो सकता है वहाँ और आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा हो जो कोई बाहर है और उसे थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो, वो पढ़ना लिखना भी जानता हो, और उससे आप रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पे पेपाल का अकाउंट बनाए और अपना जो बैंक का वो अटैच करे और उसकी ईमेल और पासवर्ड मुझे दे दे। और फिर आप जो VPN यूज़ करके आप उस पेपाल को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो इसका यही हल है, इसका और कोई हल नहीं, क्योंकि पेपाल जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। और हिशाम सरवर साहब भी कह रहे थे कि हमने पेपाल को पाकिस्तान में लेके आना है, उसके रेलेवेंट भी हमने कैंपेन चलानी है। तो अब देखें क्या बनता है, वो किस तरह से काम करते हैं। पहले भी उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है, पेपाल को पाकिस्तान में लेकर आने की हर तरह से उन्होंने कोशिश की है, अब भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिशाम सरवर साहब। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। इस आगे किसी ने कहा है जी कि इस मेथड से मैंने 2 से 3 हज़ार वेबसाइट को मेल की है तो बस 1 या 2 का रिप्लाई आता है और वो भी काम नहीं बनता। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो हम डेली 1000 क्लाइंट को ईमेल करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। हम ईमेल जो है ना, ईमेल हम एक दिन में 100 या 150 निकालते हैं। हम उस पर काम कैसे करते हैं, हमारे पास 10 जीमेल की आईडीज़ हैं, हम हर आईडी से 100 क्लाइंट को ईमेल करते हैं। उसके बाद थोड़े से वक्फे के बाद हम ब्लॉग चेंज करते हैं, जो यानी कि टेम्पलेट होते हैं ना, ईमेल टेम्पलेट, हम उसको चेंज करते हैं। उसके साथ हम जो साइट्स होती हैं वो भी हम चेंज कर देते हैं। अगर एक ईमेल आईडी से हमने थोड़ी सी वो सस्ती वाली जो साइट्स हैं वो सेंड की हैं, दूसरी ईमेल से हम थोड़ी सी जो एक्सपेंसिव है हम वो वाली साइट्स रख के हम सेंड कर देंगे। और हम 24 घंटे के अंदर हम उन्हीं 1000 क्लाइंट को ईमेल करते हैं डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ करके, डिफरेंट साइट्स यूज़ करके 10 आईडी से। तो उससे होता क्या है, उससे क्लाइंट आपको रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आता, रिप्लाई आता है अंदाजे के मुताबिक। अब अगर आप एक गिनती लगाएं, पूरे मंथ में 3 से 4 छुट्टियां भी हो जाती हैं, संडे की छुट्टी आती है, वैसे भी बंदा 1-2 कर लेता है। अगर मैं अपना अंदाज़ा लगाऊँ ना तो मैं कम बेश एक मंथ में 22 से 23 हज़ार क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करता हूँ। अब वही 22 से 23 हज़ार कैसे बनते हैं, आप यही अंदाज़ा लगा लें कि वो 22 से 2300 लोग बनते हैं, 2300 क्लाइंट्स हैं। हम उनको जब डिफरेंट आईडी से ईमेल करते हैं तो वो 22 से 23 हज़ार बन जाते हैं, इसी तरह से बन जाते हैं। फिर होता क्या है, होता यही है कि जब हम उनको ईमेल करते हैं ना डिफरेंट आईडी से, वो इसलिए करते हैं कि वो एक आईडी से जब रिप्लाई नहीं करता फिर वो दूसरी से करेगा, जब दूसरी से नहीं करेगा तीसरी से करेगा, तीसरी से नहीं चौथी आईडी से करेगा। हम ये वाला जो मेथड है इसलिए अप्लाई करते हैं कि उसकी हमारे क्लाइंट की जो आईडी है ना उसके फ्रंट पर पहली जो 10 से 12 ईमेल्स होंगी वो हमारी होंगी। बेशक हमने डिफरेंट आईडी यूज़ की हैं, डिफरेंट हमने टेम्पलेट यूज़ किए हैं, डिफरेंट हमने साइट्स रखी हैं, वो एक आईडी से रिप्लाई नहीं करेगा, दूसरी से नहीं करेगा, तीसरी से नहीं करेगा, चौथी से नहीं करेगा, वो किसी एक आईडी से आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये मार्केट में हम इन है और हमें काम ना मिले, हम काम करते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि आपने जो ईमेल्स की हैं किन क्लाइंट्स को की हैं, ऐसे क्लाइंट्स को की हैं जो कि मार्केट में इन हैं या नहीं इन। यहाँ पे मैं बार बार सबको कहता रहता हूँ कि अपनी एक साइट्स की लिस्ट बनाएं, ऐसी लिस्ट बनाएं जिन साइट्स पर डेली आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। जैसे कि आप राइट फॉर अस लिखते हैं ना, कोई भी कैटेगरी आप ऐड कर दें और उसमें से आप 40 से 50 ऐसे साइट्स की लिस्ट बना लें जिन पर डेली 3 से 4 आर्टिकल पब्लिश होते हैं, हर कैटेगरी के नहीं तो एक कैटेगरी के आर्टिकल पब्लिश होते हैं। वहाँ पे जिन साइट्स पर डेली 3 से 4 आर्टिकल पब्लिश होते हैं आपने उन साइट्स की लिस्ट बना लेनी है। बनाने के बाद आपने डेली एक वेबसाइट को ओपन करना है और उनमें से जो लेटेस्ट आर्टिकल हैं उनके अंदर जो लिंक लगे होते हैं आपने उन लिंक्स के थ्रू से क्लाइंट तक पहुँचने और उनकी आपने ईमेल निकालने और उनको आपने ईमेल करनी है। मैं फिर देखता हूँ आपको कैसे रिप्लाई नहीं आता और फिर वो आपको काम भी देखे जाएंगे। जो काम किया जाता है वो एक तरीके से किया जाता है, एक तरीक़ेकार पर अमल करके हम उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये जो भी हैं फयाज़ महर जो भी हैं, इन्होंने मुझे नहीं पता किस तरह से काम किया है,
और 1 से 2 हज़ार इन्होंने अगर मेल की हैं, वो 2 से 3 हज़ार कह रहे हैं वेबसाइट्स को इन्होंने मेल की है, और मुझे नहीं पता इन्होंने क्या मेल की है और इनको रिप्लाई क्यों नहीं। अगर रिप्लाई आया तो फिर इनकी बात क्यों नहीं बनी। जब रिप्लाई आ जाता है ना क्लाइंट का, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्लाइंट को किस तरह से घेरना है, ये क्लाइंट को आपने किस तरह से एतमाद में लेना है। मेरा जो काम है ना, मेरा काम है आपको एक रास्ता दिखा देना, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस पर किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से काम करना है। क्योंकि मैं तो अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा एक फ़र्ज़ है। अगर मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया ना, बेशक शुरू में मेरी जो भी सोच थी, लेकिन अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप यहाँ पे खुद एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो ब्लॉगिंग की साइट्स हैं जिन पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, अब फ़र्ज़ करें जो साइट्स वाले हैं उनको खुद से ही आर्टिकल पब्लिश करने का क्या फ़ायदा है। दिन रात वो मेहनत करते रहें, बस ऐसे किसी का आर्टिकल उठा के पब्लिश कर दिया, कुछ ऐसे वैसे। उनको बताएं इतना अपना सर खपाने का क्या फ़ायदा। उनको कुछ फ़ायदा है तो वो सब करवा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात है, जो उन साइट्स पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनके अंदर जो लिंक लगे होते हैं, वो लिंक कौन लोग पब्लिश करवाते हैं, वो लिंक कौन लोग लगवाते हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा? ये मार्केट में जो भी काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करते रहता हूँ कि मार्केट में काम क्यों होता है, क्यों करवाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे लोग पता क्या बात करते हैं। कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें भी किसी ने ये कहा कि जीबीओ भी फ्लॉप है। भाई जब आपने प्रॉपर काम ही नहीं करना है इस पर, तो फिर आपको जीबीओ भी फ्लॉप ही लगनी है ना। हमारे यहाँ पता क्या है, हम जब 10 मेथड सीखते हैं ना किसी से भी, फ़र्ज़ करें 10 मेथड मैंने बताए, इससे ज़्यादा ही मैंने बताए होंगे, और भी यूट्यूबर आप उनसे भी जब सीखते हैं तो आप एक ही दिन में ना वो 10 मेथड पे काम करते हैं, और होता यही है कि थोड़ा उस पर कर लिया, थोड़ा उस पर कर लिया, लेकिन उसका आपको फ़ायदा नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने काम करना है तो किसी एक मेथड को पकड़ लें, किसी एक पे रह के काम करें, फिर आपको उस काम करने का मज़ा आएगा। सब मेथड हमने कैसे यूज़ करने हैं एक ही साथ में, वो इंशाल्लाह उस पर मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता चल सके कि अगर हमारे पास 10 आइडिया हैं, 10 हमें मेथड आते हैं क्लाइंट तक पहुंचने के, तो हम एक ही वक्त में उन 10 मेथड को एक ही चीज़ पे काम करके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि माइंडसेट बनाया करें, और जो चीज़ों को पहले समझा करें कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। जो मिस्टेक है, जो गलतियाँ हैं, वो हो आपसे रही हैं, और उनको आपने काबू करना है, उन पर आपने पकड़ हासिल करनी है। मेरा काम है जस्ट आपको बता देना, आगाह कर देना, ये चीज़ ऐसे आपने ऐसे करनी है, और मैं वही आपको चीज़ बता रहा हूँ जो कि मार्केट के लिहाज से आपके हक़ में बेहतर है। आप उस पर काम करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे किसी और ने क्वेश्चन किया कि भाई मैं फाइवर की गिग पर वीडियो बनाओ, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ माजरत के साथ, मैंने फाइवर पर मुकम्मल कोर्स किया है। फाइवर का जीबीओ भी स्टार्ट करने से पहले मैंने फाइवर का कोर्स किया, गिग कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैंने जो है इस पर काम किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेथड हम सीख रहे हैं ना जीबीओ के लिहाज से, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें फाइवर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें जस्ट वो फाइवर की तरफ नहीं रहना। मैं इसीलिए फाइवर का नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे फाइवर के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे गिग बनानी नहीं आती है, इस पर मुझे काम करना नहीं आता, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरी। इस पर मैं सच बताऊं, मेरी गिग बनी है इस पर, लेकिन मैंने इस पर काम का भी नहीं किया। गिग बना के मैंने छोड़ दी है, और ना ही कभी मेरा इस शो हो गया करने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहीं से गुजारा हो जाता है। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, इससे मुझे अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ायदा हो जाता है, और मेरा जो फाइबर की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखें ना, आप क्या करते हैं, आप लोग वहाँ पे गिग बनाते हैं, रिज़्क देने वाली तो रब की ज़ात है। आप लोग गिग बना के वहाँ पे बैठ जाते हैं, दिन रात आप उसको बार बार ओपन करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ चल रही है। आप, मुझे ये भी है कि आप, हो सकता है आप लोग उसको शेयर भी करते हो, जो भी करते हैं आप उस पर दिन रात गिग बनाते रहते हो, और लेकिन आपको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो, आप मार्केट में आगे नहीं चल रहे। अब मैं यहाँ पे ये जीबीओ के रेलेवेंट भी कहता हूँ कि आप सिर्फ जीबीओ पे काम ना करें, आप एसईओ की मुकम्मल डिटेल में जाएं, एसईओ का कोर्स करें। डीजी स्किल है, बहुत बड़ा इदारा है, आपको वो सिखा रहा है, उनके यूट्यूब पर सारे लेक्चर पढ़े हैं, 200 के करीब उनके लेक्चर है। आप वो एक लेक्चर डेली पे 2 लेक्चर ले लें, एसईओ के साथ में स्टार्ट करें, ताकि आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर में पता चलना शुरू हो जाए। आप जब कंप्लीट एसईओ सीख जाएंगे ना, आपको फिर डिफरेंट सर्च के आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, हमने सर्च कैसे करनी है, ये चीज़ें क्या हैं, आपको एक चीज़ जो आस्ता आस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगी।
तो किसी भी एक चीज़ को पकड़ के ना बैठें, बल्कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें। यानी कि जीबीओ भी कर रहे हैं, साथ में कोई और कोर्स जो वो भी स्टार्ट कर, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, आप उस पर भी काम करना शुरू कर दें। यह डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का काम है, जिसे हम एड बैनर कहते हैं, इस पर आप प्रॉपर लेक्चर लेना शुरू कर दें, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। या आप ये जो ब्लॉग पोस्ट है, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे नाम से लर्न विद जिल्ली के नाम से है, आप इस पर काम शुरू कर दें। और इससे ये है कि आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। आप इस पर अगर डेली बेसिस पे आर्टिकल या किसी टॉपिक पे थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पे कुछ लिख के पब्लिश करेंगे, जो लेटेस्ट भी होगा और लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगा, तो फिर आपको इससे अर्निंग भी होगी। और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और जल्द ही ये जब गूगल से अप्रूव हो जाए, गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। और मैं इस पर ये जो क्वेश्चन आंसर की हमारी सीरीज़ चल रही है, इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ब्लॉग पोस्ट पर मैं कंप्लीट डिटेलिंग वीडियो बनाऊँ। आप इस पर रह के काम करें, अपनी एक तरह से इसे हम ब्लॉग कहते हैं, लेकिन आप इसे एक वेबसाइट भी समझ लें। और आप इस पर रह के प्रॉपर काम भी कर सकते हैं, और आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी कंप्लीट एसईओ होगी। इससे मैं बताऊंगा आपने गूगल एडसेंस से अप्रूव इसे कैसे करवाना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस सीरीज़ के बाद देखने को मिलेंगी। और मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि साथ में कोई और वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँ, कि जस्ट ये क्वेश्चन आंसर पर ही वीडियो ना बनाऊँ। क्योंकि देखें ना, आप जीबीओ भी के रेलेवेंट आप काम करते तो आपको इसके लिए चीज़ों की ज़रूरत है। मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत रहती है, और मेरी भी कोशिश यही है कि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बनाऊँ। जैसे कि आइडियाज़ है, बिज़नेस आइडियाज़, वो भी सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया, लेकिन मैंने छोड़ रखी है, मैंने उस पर भी काम करना है। बस टाइम की किल्लत रहती है, इसलिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतर लेकर आऊँ। और दुआओं में याद रखा करें, और कोशिश ये किया करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें। और ये आपके लिए, आप लोगों के लिए बनाता हूँ यार, आप लोगों से मुझे कोई मफाद नहीं है। बस आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें, अपने लिए किया करें, मेहनत किया करें, और कोशिश किया करें कि वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से आपका तो भला होगा ही होगा, और ऐसे लोगों का भी भला होगा जिन लोगों को अभी तक इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।